हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर में रूल्स फॉर शिफ्टिंग द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर को। आई रिपीट, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर शिफ्टिंग द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर को। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर को, जहाँ पर हमारी जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर द शिफ्टिंग द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर काम आने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलेगा। तो सबसे पहले वी नो, हम जानते हैं K इक्वल्स टू V2/V1। आई रिपीट, K इक्वल्स टू V2/V1 एंड K इक्वल्स टू I2/I1, I1/I2। तो K मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। आई रिपीट, व्हाट इज K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो बराबर होता है V2/V1 के, N2/N1 के और I1/I2 के। आई रिपीट, K जो है वो बराबर होता था, मैंने आपको पिछली वीडियो जो है उनमें डिस्कस किया हुआ है कि K जो होता है वो V2/V1 के, N2/N1 के और I1/I2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने वो दो रिलेशन यूज़ करे हैं, K इक्वल्स टू V2/V1 और दूसरा रिलेशन K इक्वल्स टू I1/I2। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर दो रिलेशन यूज़ करे हैं, K इक्वल्स टू V2/V1 एंड K इक्वल्स टू I1/I2। अब ध्यान दें, अब मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग बोथ वी गेट, मैंने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। आई रिपीट, मैंने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ध्यान दें, तब मुझे क्या मिला। देखो, LHS मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया K², देन RHS मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया V2/V1, ये वाला टर्म ये रहा, एंड I1/I2 ये वाला टर्म ये रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे अगर आप लोगों को पता हो, जैसे कि हम बात करें, हमने पढ़ा हुआ है अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल, आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सेकंड यूनिट आती है वहाँ पे हमने पढ़ा होता है कि V इक्वल्स टू जैसे कि हमारा ओम्स लॉ होता था, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इक्वल्स टू IR, ये क्या होता था, हमारा ओम्स लॉ होता था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ते हैं, तो शुरुआत की कुछ यूनिट जो है, जैसे कि यूनिट नंबर 1, वहाँ तक कुछ कंसेप्ट तक ये V इक्वल्स टू IR ठीक है, लेकिन हम इसे आगे आने वाली यूनिट में रिप्लेस कर देते हैं V इक्वल्स टू IZ के लिए। किससे रिप्लेस कर देते हैं, R को Z से। आई रिपीट, यहाँ पर V इक्वल्स टू IR नहीं होता, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसके अंदर हो जाता है V इक्वल्स टू IZ। जेड होता है यहाँ पर इम्पिडेंस। आई रिपीट, जेड क्या होता है, इम्पिडेंस। मैंने अभी पीछे वाली वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं, यूनिट 1 चल रही है आपकी और यूनिट 2 मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, तो शायद आप लोगों को ये इस बारे में अभी ना पता हो, लेकिन मैं आप पीछे की जब वीडियोस अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इम्पिडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, और जैसे हमारा जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते थे, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर हम आर पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर बस आर को रिप्लेस कर दिया गया है जेड से। व्हाट इज जेड, जेड जैसे आर होता था वैसे ही यहाँ पर जेड होता है। तो अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूं तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू V/I, यानी कि वोल्टेज अपॉन आई, वोल्टेज बाय आई क्या होता है हमारा जेड। अब ज़रा ध्यान दो, मैंने ये बात बताई क्यों। अब देखो, V2 I1, V1 I2, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये देखो V2 और ये देखो I2, तो ये V/I वाली फॉर्म बन रही है। आई रिपीट, ये देखो V2 और ये देखो I2, ये V2 ये I2, यानी V/I वाली फॉर्म बनी है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, क्या लिख दिया, Z2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा Z2। अब ये देखो, ये है V1 और ये है I1। आई रिपीट, ये है V1 और ये है I1, तो ये उल्टा बनना है। किसका उल्टा बनना है, ये बनना है 1/Z1। आई रिपीट, क्या बनना है ये, आई रिपीट क्या बनना है ये सॉरी Z1 बनना है। क्या बनना है, Z1, लेकिन ये उल्टा Z1 बनना है। ये V2 I2 होता तो Z2 हो गया, अगर यहाँ ये V1 I1 होता तो Z1 हो जाता, लेकिन ये उल्टा है, V1 I1/V1 है तो ये 1/Z1 होगा। आई रिपीट, मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख दूँ, ये होगा Z2 बाई, या फिर मैं इंटू करके लिखूँ Z2 बाई, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/Z1।
आई रिपीट, ध्यान दें, आई रिपीट, मैंने V2/I2 को लिखा है Z2, ठीक है। V1/I1 होता, सीधे होता तो ये Z1 हो जाता, लेकिन ये I1/V1 है तो ये उल्टा हो जाएगा किसके, 1/Z1 के, तो उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा बना Z2/Z1, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हमारे पास आ गया k² = Z2/Z1, ठीक, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसी इक्वेशन से Z2 की वैल्यू निकालता हूँ। जब मैंने Z2 की वैल्यू निकाली तो मैंने देखा Z2 की वैल्यू यहाँ से आई क्या, Z2 की वैल्यू देखो क्या आई, मैंने वही वाली बात यहाँ पे लिखी भी है, ये वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि Z2 बराबर क्या है, V2/I2, ठीक है। तो मैंने V2/I2 को Z2 लिख दिया, और Z1 बराबर क्या है, V1/I1, Z1 लिख दिया, उल्टा था इसलिए 1/Z1 कर दिया, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब ज़रा ध्यान दें, मैंने यहाँ इस वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली है, Z1 की वैल्यू निकाली है। जब मैंने Z1 की वैल्यू निकाली इस वाली इक्वेशन, तो देखो क्या मिला मुझे, तो ये मिलेगा Z1 = Z2/K²। यहाँ से मैंने इसको Z1 को इधर भेजा, K² को इधर भेजा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया Z1 = Z2/K²। ये किसकी वैल्यू आ गई, Z1 की। आई रिपीट, ये किसकी वैल्यू आ गई, Z1 की। Z1 = Z2/K²। तो अब ज़रा ध्यान दें, आई रिपीट, अब ज़रा ध्यान दें, फॉर ट्रांसफरिंग द सेकेंडरी इम्पिडेंस Z2 टू प्राइमरी इम्पिडेंस वी हैव टू डिवाइड Z2/K²। अब इस बात का हमें क्या यूज़, भाई ये बात हमारी किस बात इस्तेमाल की है, तो एक चीज़ आप इस बात से समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास Z2 हो, Z2 की वैल्यू हमें अगर पता हो, और हमारे पास K² हो, आई रिपीट, अगर हमारे पास Z2 हो और Z2 की वैल्यू हो और K² हो, और अगर हम Z2 को K² से डिवाइड कर दें, आई रिपीट, अगर हम Z2 को K² से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Z1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है। अब जरा एक बात ध्यान दो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, वो बात क्लियर ये है, ध्यान दें बच्चों। देखो, जब भी मैं बात करूँ 2 की, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं आपको सपोज करने के बता देता हूँ, जैसे R2 लिखा है, E2 लिखा है, ठीक है, I2 लिखा है, ठीक है, आपका Z2 लिखा है, सब में आप देख रहे हो ना, ये 2 आ रहा है। इट मीन्स आई रिपीट, जब भी 2 आए तो आप समझ जाएं कि सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर हमने 2 बाइंडिंग पढ़ी, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जब भी मैं बात करूं R2, E2, I2, Z2, यानी 2 टर्म्स जितने भी हैं, आप समझ जाओ हमेशा किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी बाइंडिंग की बात हो रही है। लेकिन जब मैं यहीं पर बात करूं किसकी, I1 की, I2 की, सॉरी I2 नहीं, Z1 की, ठीक है, R1 की, तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की। आई रिपीट, जब भी प्रीफिक्स में 2 आए, R2, E2, Z2, तो आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की। जब भी बात होगी प्रीफिक्स में 1 की, I1, Z1, R1, तो आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है किसकी, आपके प्राइमरी बाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक बात दोबारा से रिपीट करता हूँ, वो ये है कि जब भी हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग वाला इम्पिडेंस होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, आई रिपीट, जब भी हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग वाला इम्पिडेंस होगा और K² की वैल्यू होगी, और हमें प्राइमरी इम्पिडेंस चाहिए होगा, क्या मतलब Z1 चाहिए होगा, तो हम Z2 को डिवाइड कर देते हैं K² से। वही बात मैंने लिखी है, जब हमें सेकेंडरी इम्पिडेंस हमारे पास है और हमें प्राइमरी इम्पिडेंस चाहिए, फॉर ट्रांसफरिंग द सेकेंडरी इम्पिडेंस टू प्राइमरी इम्पिडेंस, जब हमें प्राइमरी इम्पिडेंस चाहिए तो हम Z2 को डिवाइड कर देंगे किससे, K² से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये तो बात थी कि जब हमारे पास सेकेंडरी टर्म्स हों, ठीक है, या सेकेंडरी इम्पिडेंस हो, तो और K² की वैल्यू हो, तो हम प्राइमरी इम्पिडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, तो अगर इसका उल्टा ये हो गया कि हमारे पास मान के चलो प्राइमरी इम्पिडेंस की वैल्यू है और K² की वैल्यू है, देन हम सेकेंडरी इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसी फॉर्मूले से जैसे हमने Z1 की वैल्यू निकाली, वैसे ही आप Z2 की वैल्यू निकालो। तो देखो, जब आप Z2 की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे Z2 बराबर K² Z1 आएगा। आई रिपीट,
Z2 बराबर के स्क्वायर बाय Z1 आएगा, ठीक है, के स्क्वायर Z1 आएगा फॉर ट्रांसफरिंग द प्राइमरी इम्पिडेंस। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास Z1 होगा, हमारे पास के स्क्वायर होगा, और हमसे कहेंगे कि भाई Z2 की वैल्यू निकालो, मतलब हमारे पास प्राइमरी इम्पिडेंस है, आपको सेकेंडरी इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, प्राइमरी इम्पिडेंस में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकेंडरी इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, फॉर ट्रांसफरिंग द प्राइमरी इम्पिडेंस Z1 टू सेकेंडरी, हमें सेकेंडरी में से बदलना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई Z1 बाय के स्क्वायर, तो हमें Z1 को मल्टीप्लाई करना होगा के स्क्वायर से। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आपका एक डाउट होगा कि ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आ गई कि हम Z1 को Z2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, Z2 को Z1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें R1 की, R2 की, X1 की, X2 की, रिएक्टेंस भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के केस में क्या होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इम्पिडेंस की बात करी है, बस वैसे ही बात हो जाएगी रेसिस्टेंस की और रिएक्टेंस की। आई होप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई रिपीट, नोट द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर द रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। जैसे हम रिएक्टेंस को बदलते हैं, इम्पिडेंस को बदलेंगे, वैसे ही हम रिएक्टेंस को भी बदलेंगे। जैसे हम इम्पिडेंस को बदलते हैं, वैसे ही हम रेसिस्टेंस को बदलेंगे। आई रिपीट, जैसे हम इम्पिडेंस को बदलते हैं, यानी Z को बदलते हैं, Z1 को Z2 में, Z2 को Z1 में, वैसे ही हम किसको बदलेंगे, X1 को X2 में, X2 को X1 में, वैसे ही हम बदलेंगे R1 को R2 में, R1 को R2 में, और R2 को R1 में, सॉरी। हाँ, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने Z1 को Z2 में बदला, Z2 को Z1 में बदला, इसका उल्टा किया, जैसे भी किया हम वैसे ही R1 को R2 में, और X1 को X2 में, और R2 को R1 में, X1 को X2 में, X2 को X1 में, ठीक है। कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी प्रॉब्लम वैसे ही हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए इसको। अब ज़रा ध्यान दो, देखो मैंने आपको यहाँ एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है। क्या ट्रिक लिखी हुई है, 1 मीन्स होता है प्राइमरी की क्वांटिटी, मतलब प्राइमरी की क्वांटिटी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की बात होगी, उनमें 1 आता है, मैंने आपको बताया, तो वो प्राइमरी क्वांटिटी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स हो गए। जब 2 की बात होगी तो यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स की बात हो गई, ठीक है। अगर कोई आपसे बोल दे भाई हमारे पास Z1 है और हमें चाहिए क्या, Z2, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग वाला टर्म है और Z2 चाहिए, तो गुरु क्या करना पड़ेगा, हमें बताओ क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल रूल बताया। देखो रूल क्या है, जब भी हम 1 से 2 में जाएंगे, मतलब 1 वाली क्वांटिटी है और 2 वाली चाहिए, आई रिपीट, हमारे पास 1 वाली क्वांटिटी है और 2 वाली चाहिए, तो छोटी क्वांटिटी है बड़ी चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो के स्क्वायर का। आई रिपीट, जब भी हमारे पास छोटी क्वांटिटी है और बड़ी क्वांटिटी चाहिए, यानी सेकेंडरी चाहिए, सेकेंडरी में 2 आ रहा है ना, सेकेंडरी बड़ी क्वांटिटी होगी, छोटी है बड़ी चाहिए, के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट इसका उल्टा हो, हमारे पास Z2 है और Z1 चाहिए, तो बड़ी है छोटी चाहिए। आई रिपीट, जब बड़ी है छोटी चाहिए तो बड़ी में डिवाइड कर दो के स्क्वायर। नहीं समझे? आई रिपीट, ट्रिक क्या है, जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी के स्क्वायर का, तो 2 आएगा। भाई छोटी चीज़ होती है, छोटी को बड़ी के बराबर करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें कुछ जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया के स्क्वायर का, और हमारे पास बड़ी चीज़ है उसे हम छोटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 है 1 में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे के स्क्वायर से। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 2 का मतलब है आपका क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स, और 1 का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स। याद रखें, ये केस इम्पिडेंस पे लागू नहीं होगा, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस सारी क्वांटिटीज़ पे लागू होगा। अगर ये मान के चलो R2 होता, उसे कन्वर्ट करना होता R1 में, तब भी हम के स्क्वायर से डिवाइड कर देते R2 को, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।